Friend, today we will start from the 11th question of exercise 15.2. In the given figure, PQRS is a rectangle. Find the value of x, y and z. आपको ये x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि बोला गया है कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो कोने होते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्टेक्स पर जितने भी रेक्टेंगल के कोने होते हैं उन पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल एस पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा इस हिसाब से। तो एंगल एस जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो ये पूरा एंगल जब मिलाया जाएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी 60 होगी। तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल पी एस आर इजिकल टू लगा के हमने यहाँ लिखा है। तो क्या क्या लिखा है पी एस आर को? हमने लिखा पी एस जे, जो एंगल लिखा है हमने कि पी एस क्यू, जो पूरा एंगल पी एस क्यू हो गया और दूसरा क्या हो गया क्यू एस आर। इन दोनों का, ये दोनों एंगल मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, इन दोनों का सम इस पूरे एंगल के इक्वल बैठेगा। तो ये एंगल आपको मैंने जैसे बताया था 90 का होगा, तो 90 मैंने पुट कर दिया। और पी एस आर की जो वैल्यू है वो 30 है, तो 30 पुट कर दी। और क्यू एस आर की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स। तो इसको मैं जब ट्रांसफ़र इधर करूँगा तो ये माइनस में पहुँच जाएगा और एक्स की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। ओके, दिस इज़ द आंसर। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y in rectangle PQRS. Diagonals PR and QS are equal and bisect each other. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस फिगर को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये फिगर दे रखी है यहाँ PQRS, इसी क्वेश्चन को फिगर को मैंने यहाँ अलग से कर रखा है बना कर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। PQRS, ठीक है ना। तो PQRS में ये दोनों डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे और वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल और इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ यानी ओ आर ओ पी के इक्वल और ओ एस ओ क्यू के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा कि पी आर, ठीक है ना, पी आर एक्सप्लेन करने से पहले मैंने लिखा कि ओ पी इजिकल टू ओ आर मैंने लिखा। अब इन दोनों का सम करूँगा मैं, यदि इन दोनों का मैं सम कर दूँ तो पूरा कंप्लीट एंगल पी आर होगा। तो ओ पी और ओ आर का सम कर रहा हूँ तो मैं क्या बनना है पी आर, तो पूरा बन जाएगा पी आर। और ओ पी की जगह ओ पी लिख दिया और ओ आर की जगह भी ओ पी लिख दिया, क्योंकि ओ आर इक्वल टू ओ पी है। तो ओ आर की जगह हम ओ पी लिख सकते हैं। तो ओ आर की जगह मैंने ओ पी लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2OP इजिकल टू पी आर। सिमिलरली आपको क्या करना है स्टूडेंट, ओ क्यू ओ एस के इक्वल है और ओ क्यू जो है ओ एस के इक्वल है। तो इन दोनों का सम करेंगे, ओ क्यू और ओ एस का सम कर रहे हैं। जैसे इन दोनों का टोटल करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा डायगोनल क्या बनेगा क्यू एस। तो इन दोनों को हमने ऐड कर रहे हैं, तो क्यू ओ क्यू की जगह ओ क्यू और ओ एस की जगह भी फिर मैंने ओ क्यू डाल लिया। क्यों डाल लिया? क्योंकि ओ एस ओ क्यू के इक्वल है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा ट्वाइस ओ क्यू इजिकल टू क्यू एस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था कि ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो ये दोनों डायगोनल मैंने इक्वल लिख लिए पी आर और पी एस। अब पी आर की जो वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड आउट करी है, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करी है मैंने ओ क्यू ओ पी 2OP फाइंड आउट करी है, तो 2OP इसके नीचे लिख दिया। और ओ क्यू एस की जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो ओ क्यू फाइंड आउट करी है, तो इसकी वैल्यू मैंने ओ क्यू एस के नीचे क्यू एस की वैल्यू पुट कर दी ओ
2OQ है, यहाँ देखिए आप इस जगह, ठीक है ना। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो OP इजिकल टू OQ हो गया। अब जैसे कि OP इजिकल टू OQ हो गया तो OP की जो वैल्यू दे रखी है वो 3y+5 है और OQ की वैल्यू दे रखी है कितनी, वो 2 सेंटीमीटर है। तो OP की वैल्यू मैंने रखा 3y+5 ये दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और OQ की वैल्यू जो दे रखी है वो ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब इसको 2 को ट्रांसफ़र करके लाएंगे, माइनस का आ जाएगा, तो अब माइनस का आएगा और जिसको 3y से लेके कैंसिल करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y-1। अब आपके पास ये y की वैल्यू -1 आपको मिल गई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। जैसा कि आपके पास ये दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है PQS, इसके तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो मैंने सबसे पहले ये एंगल लिखा है PQS, तो PQS लिख दिया। अब ये मैंने दूसरे नंबर पे लिखा ये एंगल, तो QPS, तो QPS यहाँ नोट कर दिया। और थर्ड एंगल लिखा मैंने PSQ, तो PSQ मैंने यहाँ नोट कर दिया। इनका सम 180 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब PQS की जो वैल्यू है, PQS की जो वैल्यू है Z है, मैंने Z पुट कर दी। और QPS 90 डिग्री का होगा, मैंने बताया था जैसे कि 90 डिग्री का हर वर्टेक्स पर एंगल होगा रेक्टेंगल में। और PSQ की वैल्यू दे रखी है, PSQ की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है ना। तो ये 30 हमने पुट कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे 120। अब इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे, 120 को माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 60। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z। वो ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर। ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। सच दैट ABO इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें 3 साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं वो तीनों साइड वो इक्वल होती हैं। तो ABO उसने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड बराबर होंगी, ठीक है ना। तो फाइंड द एंगल BCO, आपको BCO को वैल्यू पता करने हैं, और रिफ्लेक्स एंगल AOC का पता करना है, ठीक है ना। You know the triangle AOB and equilateral triangle, so the all angles of an equilateral triangle are always equal, यानी कि ये सभी एंगल बराबर होंगे, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों बराबर होंगे। जैसे कि मैंने बताया तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया AOB की वैल्यू x सपोज कर ली। अब मैं ABO की भी वैल्यू सपोज कर ली और BAO की भी वैल्यू सपोज कर ली x, तीनों की वैल्यू x सपोज कर ली। अब इन तीनों का जब मैं सम करूँगा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इन तीनों एंगल का जब मैं सम करूँगा इन तीनों का, तो इनकी सम जो होगा 180 होगा। तो पहला एंगल क्या है आपके पास AOB, तो मैंने AOB लिख दिया। और सेकंड एंगल ABO और थर्ड एंगल BAO, तो तीनों का सम 180 होगा। x x x पुट कर दिया मैंने। अब तीनों का सम करूँगा तो कितना आएगा 3x। 3x को x 3 को यहाँ ले जाऊँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। जैसे कि अब आपको मालूम पड़ गया कि इसमें x की वैल्यू, इसमें भी सबों में x की वैल्यू 60 डिग्री हो गया। अब आपके पास जब x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, तो जैसे कि ये बताया गया है कि जब ये लाइन इसके बराबर है और ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर होगा तो ये साइड इसके भी इक्वल होगी, क्योंकि इसके इक्वल है ये साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इसके इक्वल होगी। अब ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड दोनों बराबर हो गई, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल क्यों बना रहा है बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर का वर्टेक्स है। वर्टेक्स स्क्वायर का हो चाहे वो रेक्टेंगल का हो, हर वर्टेक्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ABC की जो वैल्यू होगी वो पूरी कितनी होगी, 90 डिग्री। और इसमें दो एंगल शामिल है, एक ये और एक ये, तो दोनों एंगल की वैल्यू हम प्लस करके लिखेंगे तो ABC के इक्वल आ जाएगी। तो ABC फर्स्ट एंगल मैंने लिखा ये पूरा कंप्लीट।
और इसमें ये वाला एंगल लिखा है ABO, और दूसरा एंगल मैंने लिखा OBC, यानी OBC, यानी दोनों एंगल का सम करके मैंने ABC के बराबर यहाँ नोट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू, ABO की वैल्यू जो है, ABO की वैल्यू कितनी है x, ठीक है ना। तो ABO की वैल्यू है x, तो मैंने x पुट कर दी। OBC की मुझे मालूम नहीं है, और ABC की यानी ABC ये पूरा 90 है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको ट्रांसफर करके लाएंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ OBC, दिस इज़ द 30 डिग्री। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, रोम्बस ये सभी साइड क्या होती हैं, स्क्वायर की बराबर, यानी ABBCCDDA, यानी ABBCCDDA सभी साइड इक्वल हैं। और AB जो है किसके इक्वल दे रखी है, OB के या BC के दे रखी है, BC के। तो BC की जगह हम क्या डाल लेंगे, OB डाल लेंगे। क्यों डाल लेंगे, क्योंकि BC OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB OB के इक्वल है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको क्या करना है कि OB, अब OB की जगह हमने OB डाल दिया, BC की जगह हम AB की जगह हमने BC लिख लिया। अब आपके पास ये दोनों से साइड बराबर हो जाएंगी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो OB BCO इसके सामने जो एंगल आ रहा है वो, और इसके सामने जो एंगल आ रहा है वो, दोनों नोट करके मैंने यहाँ नोट कर दिया। ओके, अब आपको इस पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों को लिखना है, इनका सम करके 180 लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों एंगल का सम यहाँ नोट करके दिखाया 180। OBC की वैल्यू 30 निकाली थी, तो वो आपको पास 30 यहाँ पुट कर देंगे, और BCO और BCO दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को ट्रांस करेंगे तो ट्वाइस BCO हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करके लाएंगे तो 30, और यू विल गेट 150। और 2 को डिवाइड करेंगे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ BCO की वैल्यू 75। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ये एंगल जो दिया जाए पूरा, इसके पीछे जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल किसका पूछ रहा है, वो AOC का, इसके पीछे वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो जब भी हम रिफ्लेक्स एंगल दिए पूछते हैं तो 360 में से दिए हुए एंगल को माइनस कर देते हैं। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर जो दिए हुए एंगल एक x है, और ये हमने वैल्यू निकाली ली है, इसकी वैल्यू दोनों की हमने निकाल ली है, इन दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से x प्लस BOC को माइनस कर देंगे, तो 75 आई थी BOC की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करा, ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 225। दिस इज़ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC, ठीक है ना। यहाँ ऑफ लिखना भूल गया हूँ मैं स्टूडेंट्स, ऑफ लिख लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द अननोन एंगल इन द स्क्वायर PQRS। अब आपके पास अननोन एंगल Z है, X है, Y है। जैसे कि आप जानते हो कि OP या PO OQ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि बाइसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी OP OR के बराबर, OQ OS के बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होंगे तो इनको भी हमें इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको इक्वल कर लिया है, और जब इक्वल हो जाते हैं तो अब इसमें ये दोनों जो हैं इक्वल हो गए, तो OP OQ के इक्वल हो गया, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो OPQ OQP के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि इसकी OQP की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो OPQ की वैल्यू आ जाएगी। OQP की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो OPQ की वैल्यू 45 आ गया। अब आपको इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आपको टोटल करना है। तो तीनों का एंगल सम करेंगे, तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है, इसकी वैल्यू मिल चुकी है, अब Z की निकालनी है। तो तीनों का सम करेंगे, तो दोनों की 45 आई थी, इसकी एंगलों की वैल्यू, जिसकी वैल्यू Z थी, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यू विल गेट 90। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z। अब आप लोगों को करना है क्या बच्चों, स्टूडेंट मैं जैसे बताया था हर वर्टेक्स में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यह 90 डिग्री का एंगल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लेकिन इक्वल पार्ट्स में नहीं है। तो एंगल SPQ, यानी मैंने XPQ लिखा है, और इसमें 2 एंगल हैं। कौन कौन से हैं एंगल, देखिए SPO एंड OPQ,
ओ पी क्यू मैंने नोट करा, इन दोनों को सम कर दिया मैंने, इजिकल टू इसके पूरे के एंगल के इक्वल लिख दिया। यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, लिखा है यहाँ। अब आपके पास एस पी क्यू की जगह मैंने 90 पुट कर दिया, पूरा 90 है, इजिकल टू एस पी ओ की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, एस पी ओ की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे मालूम थी 45, इसको ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो एस पी ओ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो एस पी ओ की वैल्यू 45, इसको निकालना ज़रूरी है यदि आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। अब ये क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट करा है कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है अभी 45, तो इसकी भी वैल्यू आपके पास 45 हो जाएगी। ओके, आपको बताया था कि इसकी वैल्यू, इस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास 45 आ गई, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का पूरा एंगल है ये भी, तो इसकी और इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो मैंने एस आर क्यू में दो एंगल का सम कर दिया, एस आर पी, और दूसरा एंगल लिखा मैंने पी आर क्यू, इन दोनों का सम मैंने यहाँ लिख के इसके इक्वल कर दिया, पूरे के इक्वल, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इसकी जगह 90 वैल्यू रिपोर्ट करनी है क्योंकि ये 90 है, और एस आर पी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, एस आर पी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं, इसकी वैल्यू इस वाले एंगल की। अब आपको करना क्या है कि इसकी वैल्यू आपके पास x थी यहाँ पर, तो x पुट कर दी, x की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके थे 45, तो उसकी जगह 90 रख दिया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस आर पी की वैल्यू 45 आ गया। अब जैसे कि अब ये एस आर पी की वैल्यू 45, यहाँ इसकी जगह 45 आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पर ये और ये दोनों एंगल 180 इनका सम होगा, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों को सम कर लूँगा 180 करके। Now I am going to explain question number 14 in the adjacent figure. PQRS is a kite. Find the SRQ and PSR. जैसे कि जानते हैं आप कि जो काइट में ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। काइट के अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं तो ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये एंगल, ये साइड के सामने ये एंगल और इस साइड के सामने ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। इन अ काइट PQRS, ये PQRS काइट दे रखी है, तो PS इक्वल टू इसके मैंने बताया आपको, ये दोनों साइड इसके इक्वल हैं। जब इनके दोनों की इक्वल हो जाएंगी तो PS PSR के, तो इनके सामने वाले भी एंगल बराबर होंगे, यानी OPS और ORS, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसकी जगह OPS की जगह 35 लिख दिया, OPS की वैल्यू 35 है, तो इसकी भी हमारे पास आ गई ORS की वैल्यू आ गई 35। जब इसकी वैल्यू 35 आ चुकी है, ध्यान रखना आप कि अब द डायगोनल ऑफ QS बाइसेक्ट एंगल QPQR। अब ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल जा रहा है काइट में, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यानी ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि एंगल OQR, ये दोनों इक्वल लिख दिए मैंने, तो OQP की वैल्यू मुझे मालूम है, OQP की वैल्यू 45 है, तो इसकी भी वैल्यू 45 होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको 90 दे रखा है, ये 35 हमने निकाल लिया, ये 90 दे रखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने, इन दोनों का सम 180 होगा, तो मैंने इन दोनों के एंगल का सम 180 लिख लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाता हूँ QOR, तो QOR और SOR, इन दोनों का सम जो है 180 मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू 90 दे रखी है, तो मैंने यहाँ 90 पुट कर दी, इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो QOR की वैल्यू मुझे QOR की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल को लूँगा, इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, इसकी भी वैल्यू मालूम पड़ गई। अब इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। जब मुझे इन तीनों का एंगल के वैल्यू पुट करूँगा 90,
और ये 45, इन दोनों को मिलाऊंगा 135, 135 में 180 में से माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे 45 आ जाएगी। जब 45 जब मुझे आ जाएगी तो जैसे ये मैंने 45 निकाल ली है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको पास क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू 35 है और इसकी वैल्यू 45 है, इसकी वैल्यू 35 आ गई। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो पूरे एक इससे एंगल की वैल्यू एस आर क्यू या क्यू आर एस की वैल्यू निकल आएगी। ये आपको पता करवा रहा था, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन करके दिया है। इन ट्रायंगल पी एस आर में आ जाइए। अब पी एस आर में अब ये एंगल पूछ रहा है, तो ये दोनों एंगल दे रखे हैं और तीसरा एंगल आपसे पूछ रहा है, तो इन तीनों का सम करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये थर्ड एंगल की वैल्यू बची रह जाएगी। तो पी एस आर प्लस क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस और क्यू आर एस, इन दोनों का सम तीनों का सम 180, इन दोनों की वैल्यू 35, इन दोनों को ऐड करोगे 70, 70 आ गया। 70 को ट्रांसफर करके लाओगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 110। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15। ABCD इज़ ए रोम्बस। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है बट उनमें हर कोने पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ CD। आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं तो ये BC जितना होगा उतना ही AD होगा। मैंने लिखा AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू DA। तो मैंने अब इन दोनों साइडों को ले लिया है, CD और BC को, तो वहाँ BC की वैल्यू पुट कर दिया तो CD की वैल्यू फाइंड आउट ऑफ कर चुके हैं। ओके, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर B ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। इसमें अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये रोम्बस है तो इसके एंगल ये आमने सामने के जो दोनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और हमेशा रोम्बस में आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और अगल बगल के इन दोनों को ऐड करोगे तो 180, या इन दोनों को ऐड करोगे तो 180। अगल बगल के जो एंगल होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो ये आमने सामने के एंगल है, तो मैंने एंगल DCB और DSB दोनों को मैंने इक्वल लिख लिया है, और इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया और DAB की जगह मैंने 60 पुट कर दिया, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सिमिलरली आपको इन दोनों को ऐड करेंगे, ये एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल कौन कौन से ऐड कर रहे हैं हम, CDA, तो CDA लिखा है, और दूसरा एंगल ये वाला भी ऐड करना था इसमें, तो इसमें लिखेंगे DBA। इन दोनों का सम करोगे 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 ही होता है। अब Z की इसकी जगह मैंने Z पुट कर दिया, यहाँ इस जगह Z है तो Z पुट कर दिया एंगल CDA की जगह, और BAD या DBAB की जगह मैंने 60 पुट कर दिया। इसको ट्रांसफ़र करेंगे आप, यू विल गेट 120। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Z। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। जैसे कि ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, यानी कि एंगल ADC यानी ADC और ABC या CBA दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को मैंने इक्वल करके लिख लिया, और इसकी जगह इसकी जगह Z रख दिया, और इसकी जगह मैंने Y पुट कर दिया। Z की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर ही चुका हूँ अभी, तो इसकी जगह पुट कर दूंगा तो Y की वैल्यू रह जाएगी, तो Y की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 16। ABCD इज़ ए रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। तो आपके पास कंसीडर AOB, व्हाट काइंड ऑफ द ट्रायंगल AOB। जैसे कि जानते हो ये रोम्बस है, और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में भी काटते हैं एक दूसरे को और कट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, और हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये पूछा गया है कि AOB इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसलिए ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है AO इजिकल टू 8 और OB या BO इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 8 है और ये हो गया 6, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होने के कारण इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास AB है तो AB का स्क्वायर
बेस आपके पास क्या है, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर या बी ओ का स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है, ए ओ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने बी ओ की वैल्यू पुट करा है 6 सेंटीमीटर, ए ओ की वैल्यू पुट करा है मैंने 8 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर खोलेंगे 36, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 100। अब 100 ए बी स्क्वायर चला आ रहा था, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी जो है क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी ए बी ये 10 सेंटीमीटर हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल हैं, यदि ये आपके पास 10 आई है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, ठीक है ना। तो इसमें रोम्बस की हर साइड को स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो बुक में गलत दिया हुआ है। तो रेंट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम such that Tn is equal to 15 cm, Tr is equal to 7 cm, and the length between the parallel side is 6 cm. Find the length of Re। तो आपके पास ये पैरेलल साइड हैं Re और Tn की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, कितना है 15, और Re की जो वैल्यू है वो हमें पता करनी है, और Tr की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने फिगर में आपको बताया कि RENT इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो उसमें टू साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो TR जो है EN की इक्वल मैंने यहाँ नोट करा है, और ये दोनों लाइन जो हैं इस पर TN पर ये RN या PR परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आपके पास करना क्या है कि PQER इज़ अ रेक्टेंगल, PQR इज़ क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, नाउ RE PQ के इक्वल है, RE जो है क्या है PQ के इक्वल हो गई, यानी ये साइड इसके इक्वल आ गया। अब आपको करना क्या है, इसमें 90 डिग्री का एंगल मैंने बताया, इसमें भी आपको 90 डिग्री का एंगल बताया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे आप। तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ TP। सिमिलरली आपको इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ QN। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या करा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, TR स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर PR स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट करते चले गए और ओपन करेंगे 6 की वैल्यू, 6 का स्क्वायर तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, इसकी हम रूट परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। सिमिलरली आपको क्या करना है कि QN की भी वैल्यू ऐसे ही आपके पास 13 आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी 13 आ गई और यहाँ से यहाँ तक भी 13 आ गई। अब आपको करना क्या है बच्चों कि इन तीनों को TP प्लस PQ प्लस QN, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास पूरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक TN बनेगा। तो TN निकालने के लिए क्या करा आपने, TN निकालने के लिए इसको तीनों को यहाँ ऐड कर लिया। अब TP की वैल्यू मैंने कितना निकाला था यहाँ से √13, और PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं RE, जैसे आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो PQ की जगह मैंने RE पुट कर लिया और QN की वैल्यू 13 पुट कर लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2√13 आएगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो RE की वैल्यू रह जाएगी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ। यहाँ क्वेश्चन में आंसर में यहाँ प्लस आ रहा है लेकिन मेरा यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये राइट आंसर है मेरा। मैंने स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश बिकॉज इट इज़ अ very lengthy video, so the remaining question you have to solve by yourself, but I am giving the PDF of all questions from 1 to 19। 20 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।